गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? करें स्टार्ट आज की क्लास? कह रहे हैं ना? ये भी कह रहा है, वो भी कह रहा है, तो करना। हम तो चाहते हैं ना करना। हाँ जी। सिंगल यूज प्लान हम कल पढ़ चुके थे, मतलब उसके टाइप्स नहीं पढ़े थे। लेकिन सिंगल यूज प्लान होता क्या है? अरे भैया यार, पूछो मत आप। कितने वर्षों से आप ये करा रहे हो सिंगल यूज प्लान? ये क्या होते हैं? वन टाइम होते हैं। कैसे होते हैं? यानी कि इनको बनाया जाता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, ठीक है ना। मतलब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज होगी, उसी में ये प्लान वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। तो इस बेसिस पे हम इसको रिकरिंग नेचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला प्लान बोल सकते हैं, या वन टाइम प्रॉब्लम। अच्छा, वन टाइम को मैं नॉन रिकरिंग बोल सकता हूँ कि रिकरिंग? नॉन रिकरिंग, जो बार बार नहीं होती, ठीक है ना। और आमतौर पर इन्हें मिडिल लेवल मैनेजर्स बनाते हैं या लोअर लेवल मैनेजर्स बनाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टॉप वाले सिंगल यूज प्लान नहीं बनाते, बनाते हैं, लेकिन बड़े लेवल की, ठीक है ना। जैसे बजट भी एलोकेट करना है, तो जो बड़ा, जो एक वाइडर जो बजट होता है, जिसका स्कोप ज्यादा होता है, तो वो बजट बनाते हैं। दो बच्चे इसके होते हैं आपकी स्क्रीन के सामने है, बीपी, बी फॉर बजट एंड पी फॉर प्रोग्राम। और ये पढ़ाने के बाद बच्चों आज ये चैप्टर अंतिम सांसें लेगा अपनी, और हमारे बिजनेस स्टडीज के 4 चैप्टर्स क्या हो जाएंगे? सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, बात करते हैं बच्चों बजट की। किसकी बात करते हैं? कोई नया नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको। एक बजट, बजट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने गवर्नमेंट बजट पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? जाने दो, गवर्नमेंट को तो भूल जाओ अभी आप, ठीक है। अभी एक बात समझो आप कि बजट क्या होता है। बजट एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? क्योंकि हवा हवाई कुछ नहीं होता कि अब तुम सोच लो, तुम्हारे मन में है कि भाई यहाँ से इतना पैसा आएगा, या इस सेक्टर पे हम इतना खर्च करेंगे, जैसे गवर्नमेंट के केस में हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो दिमाग में नहीं है वो, दिमाग में तो है भी आपके, लेकिन साथ में वो किस पे भी होना चाहिए, केवल दिमाग में नहीं होना चाहिए। क्योंकि बजट क्या होता है? रिटन में होता है। किस में होता है? रिटन में होता है। तो बजट एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है बच्चों? स्टेटमेंट होता है। उस बजट के अंदर क्या होता है? हमारे पास एस्टिमेशन होता है। क्या होता है? उस स्टेटमेंट के अंदर एस्टिमेशन होता है। और एस्टिमेशन किस चीज का? रिसीट्स का और एक्सपेंडिचर का, कि हमें किस किस एरिया से, किस किस प्रोडक्ट से। मैं यहाँ पे अब वो गवर्नमेंट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन यहाँ पे मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बजट बता रहा हूँ। वहां पे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को कितना कितना कलेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो ऐसे तो मैं बोलूंगा नहीं कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से कितना कलेक्शन होगा। मेरे को क्या बोलना है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को जो बजट बना रहा है, कि बजट एक वैसा स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर इस चीज का एस्टिमेशन होता है कि उन्हें किस किस प्रोडक्ट से कितना कितना रेवेन्यू आने वाला है, या किस किस एरिया से कैश फ्लोज आने वाले हैं, कहां कहां से कैश इनफ्लो होगा और कहां कहां पर कैश आउटफ्लो होगा। अभी बच्चों देखो क्या है कि बजट के अंदर जो नंबर्स होते हैं, चलो आप ही से पूछ लेता हूं, मैं ही क्या बताऊं, और मुझे पक्का पक्का यकीन है कि आप बता ही देंगे कि बजट के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो एक्चुअल नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं? एस्टिमेटेड क्यों होते हैं? बिकॉज हम बजट किसके लिए बना रहे हैं? फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? फ्यूचर के लिए बना रहे हैं। से नो। अच्छा, और फ्यूचर अभी हुआ नहीं है, वो तो होएगा, ठीक है ना। तो उसका आज केवल क्या लगाया जा सकता है? अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई इतना इतना कलेक्शन होएगा और इतना इतना पैसा हम खर्च करेंगे। बच्चों जब वहां पे हम बात करते थे इकोनॉमिक्स में, और वहां पे हम केवल किसकी बात करते थे कि गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू कहाँ कहाँ से होने वाला है, गवर्नमेंट कितना कितना खर्च करने वाली है। लेकिन मैं जब यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे जस्ट मैं एक पर्टिकुलर टाइप के बजट से स्टिक नहीं रहूंगा। यहाँ पे उसका स्कोप क्या है, ज्यादा है, हमको बहुत सारी चीजें देखनी है। बच्चों केवल कैश बजट नहीं होता। देखो जैसे कि कहाँ कहाँ से कितना पैसा आएगा, कहाँ कहाँ पे हम कितना पैसा खर्च करेंगे, है ना। ये जस्ट एक टाइप है बजट का, और इसको बोलते हैं कैश बजट। क्या बोलते हैं? जहाँ पे हमने कैश का बजट बनाया कि कैश कहाँ कहाँ से कितना कितना आएगा पारस, और कहाँ कहाँ पे कितना कितना जाएगा। से यस और नो? अच्छा, लेकिन बच्चों क्या हम प्रोडक्शन बजट नहीं बना सकते? नहीं बना सकते प्रोडक्शन बजट, कि आने वाले जितने भी मंथ्स हैं, आने वाले जितने भी क्वार्टर है, उनमें हम कितना कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं, तो प्रोडक्शन बजट होगा। क्या सेल्स बजट नहीं हो सकता क्या?
कि आने वाले टाइम में हम कितनी कितनी सेल्स करने वाले हैं। सेल्स और नो कैश बजट मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन बजट बनाया, आपका सेल्स बजट हो गया। क्या आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का बजट नहीं हो सकता कि हम आने वाले क्वार्टर में या आने वाले 6 महीनों में या आने वाले अकाउंटिंग ईयर में हम इतने इतने पैसे खर्च करेंगे हर महीने में, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ये हमारा क्या है, बजट है। क्या एडवर्टीजमेंट का बजट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। बच्चों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, बजट होते हैं, ठीक है ना। जस्ट वहां पे हमने गवर्नमेंट बजट के बारे में पढ़ा था, जहां पे हम कलेक्शन की बात कर रहे थे और एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे गवर्नमेंट के। लेकिन यहाँ पे जस्ट हमें क्या नहीं करना है बच्चों, केवल कैश बजट नहीं पढ़, मतलब है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एक एक टाइप से जिसकी बात कर रहे हैं वो नैरो बात नहीं कर रहे हैं, वो वाइडर बात कर रहे हैं, है ना। वो वहां पे हम, यहाँ पे हम किसकी भी बात करेंगे, कैश बजट की बात करेंगे, प्रोडक्शन की, सेल्स की, है ना। हमारा एडवर्टीजमेंट का बजट हो सकता है, अलग अलग टाइप के क्या हो सकते हैं, बजट हो सकते हैं। तो तुम बोलोगे भैया फिर उनमें क्या होगा, मैं वही तो बोल रहा हूँ। जैसे प्रोडक्शन बजट है तो प्रोडक्शन बजट के अंदर भी एस्टिमेटेड नंबर्स होंगे, क्या होंगे, एस्टिमेटेड नंबर्स होंगे। कैश के नंबर होंगे या प्रोडक्शन यूनिट्स के होंगे। और अगर मैं सेल्स बजट की बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर सेल्स के नंबर होंगे, एस्टिमेटेड की एक्चुअल, कि आने वाले टाइम में हमारी एस्टिमेटेड सेल्स इतनी रहेगी, इतनी रहेगी, ठीक है ना। और जैसे मतलब उसमें ये भी हम कर सकते हैं कि जैसे हम प्रॉपर एक्सपेंशन प्लान हमने लगाया है, तो हम जो सेल्स बजट है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे कि फर्स्ट महीना, जो पहला मंथ है हमारा, पहला महीना है, उसमें हम इतना क्या करेंगे, सेल्स करेंगे। अगर मैं सेल्स बजट की बात कर रहा हूँ तो हमने क्योंकि एक्सपेंशन प्लान लगाया है, तो हर महीने मंथ ऑन मंथ हमारी इतनी ग्रोथ होगी, 5% से क्या होगी, सेल्स में ग्रोथ होगी, क्योंकि हमने एक्सपेंशन प्लान बनाया है। एक्सपेंशन प्लान को हमने इंप्लीमेंट किया है, तो उससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हमारी सेल्स में इतनी ग्रोथ होनी चाहिए, वो हम आज लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। बेसिकली है क्या, जो बेस में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि बजट एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर एस्टिमेटेड नंबर्स होते हैं। भैया आप बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हो कि एस्टिमेटेड नंबर्स होते हैं, आप ये क्यों नहीं बोलते जैसे हमेशा से वहां पे बोलते थे कि इसके अंदर कि वो एस्टिमेशन होगा कि कहाँ कहाँ से हम कितना कितना कलेक्ट करेंगे और कितना कितना हम खर्च करेंगे, ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो आप? बिकॉज वहां पे जस्ट हम किसकी बात कर रहे थे, गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम सिंपली किसकी बात कर रहे हैं, बजट की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट बजट इज अ टाइप ऑफ बजट एज लाइक सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, ठीक है ना। बस वो हम किसके कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में। यहाँ पे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी फर्म के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। और फर्म के कंटेक्स्ट में जब हम पढ़ते हैं बच्चों, केवल कैश बजट नहीं होता, कई तरीके के क्या हो सकते हैं, बजट हो सकते हैं। पहला बुलेट देखो क्या लिखा है बजट के अंदर, बजट इज अ स्टेटमेंट। हवा में होगा कि रिटन में होगा, स्टेटमेंट तो बच्चों रिटन में ही होगा। तो बजट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, है ना, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब वो रिजल्ट किसी भी चीज का हो सकता है, सेल्स का रिजल्ट हो सकता है, प्रोडक्शन का रिजल्ट हो सकता है, कैश का रिजल्ट हो सकता है, एक्सपेंसेस का रिजल्ट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट हो सकता है, सेल्स और नो, हाँ बोलो ना, हमारी लाइबिलिटी का रिजल्ट हो सकता है कि हम हमारी लाइबिलिटी हम इतना ही रखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना देखो, अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड बोल रहा है या यहाँ पे जनरल टर्म्स का यूज कर रहा है वो, जनरल टर्म्स। क्यों, क्योंकि उसने एक्सपेक्टेड रिजल्ट बोल दिया। अब जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट बोला तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो मैंने अभी कितने सारे एग्जांपल बताए, किसी भी कंटेक्स्ट में हो सकता है। तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक टर्म नहीं यूज कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, जनरल टर्म यूज कर रहा है, क्योंकि बजट तो कई टाइप के हो सकते हैं ना। अब बच्चों बात ये है कि आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ बजट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको ऊपर ऊपर से उनकी आउटलाइंस बता रहा हूँ, समझ में आ रही है ना बात। तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक वर्ड यूज नहीं कर रहा है, यहाँ पे जनरल टर्म्स यूज कर रहा है, किसको एक्सप्लेन करने के लिए, बजट को एक्सप्लेन करने के लिए। बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। बजट एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है ना, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। और वो जो रिजल्ट होता है वो किस में एक्सप्रेस होता है, यानी कि बजट के अंदर कोई क्वांटिटेटिव फैक्टर होता है, क्वालिटेटिव फैक्टर होता है, क्वांटिटेटिव, उसके अंदर नंबर्स होते हैं ना। हाँ बोलो ना, कि भाई प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, हाँ बोलो, आगे बोल रहा है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। और ये वही जैसे हमने वहां पे पढ़ा था ना, लास्ट में हम क्या देखते थे, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर या फिस्कल ईयर ऐसा बोलते थे ना, तो यहाँ पे भी बोल रहा है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, क्योंकि बजट कोई ऐसा तो है नहीं कि एक दिन के लिए बनता है, इसमें कुछ टाइम फैक्टर होता है ना। बजट एक हफ्ते का हो सकता है,
अगले 15 दिन का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है। वापस से बजट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखे होते हैं किसी भी ऑपरेशन के, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। मतलब अगर मैं सेल्स के जो सेल्स का मेरा ऑपरेशन है तो मैं सेल्स के नंबर लिखूंगा, वहां पे सेल्स के रिजल्ट लिखूंगा, और वो एक्चुअल नहीं होंगे, वो बच्चों कैसे होंगे, एस्टिमेटेड होंगे या एक्सपेक्टेड होंगे। इसमें जो मैंने एक्सप्रेस की है न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस की है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड में भी 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन, एक हफ्ता, कुछ भी हो सकता है, जितने भी टाइम के हमने बनाए। अरे 1 दिन का तो ऐसे होता नहीं है, ठीक है, हो भी सकता है लेकिन किसी किसी कंटेक्स्ट में। आमतौर पर अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो जैसे एटलीस्ट क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो लिस्टेड कंपनीज होती है, उनको इंटरिम रिपोर्टिंग करनी होती है बच्चों। क्या करनी होती है, इंटरिम रिपोर्टिंग। इंटरिम रिपोर्टिंग क्या होती है, इंटरिम एक जो वर्ड होता है ना, पहले भी बताया मैंने, जैसे इंटरिम बजट बताया था एक बार आपको। आपने अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है क्या कहीं पे, इंटरिम डिविडेंड नाम सुना है आपने, नहीं सुना, छोड़ो, चलो जब भी कैश फ्लो पढ़ोगे शायद जब पढ़ लोगे आप। वैसे इंटरिम का कॉन्सेप्ट ही हट गया, मतलब वहां पे कैश फ्लो वाले कॉन्सेप्ट में जो मैं बता रहा हूँ। इंटरिम का मतलब होता है इन बिटवीन। एक तो होता है बजट, जो फाइनल बजट आता है आपका। इस बार ध्यान से देखना बच्चों, इस बारी जब बजट आएगा ना 2024 में, तो 2024 में फुल एंड फाइनल बजट नहीं आएगा, इंटरिम बजट आएगा। ये बताया भी था मैंने आपको जब गवर्नमेंट बजट पढ़ाया था। जैसे इंटरिम बजट क्यों, बिकॉज इस बार क्या होने हैं, इलेक्शन होने हैं। तो जो गवर्नमेंट पूरे साल का बजट तो नहीं लेके आ सकती ना, जब तक वो रहेंगे, है ना, जब तक वो उनका कार्यकाल रहेगा, है ना, जब तक उनका टेन्योर रहेगा, तब तक वो क्या लेके आएंगे, तब तक का बजट लेके आएंगे। तो क्योंकि पूरे साल का बजट नहीं है ना, तो वो कुछ टाइम का बजट है, तो उसे इंटरिम बजट बोलेंगे। जब सरकार बन जाएगी तब तुम देखना, तब एक और फिर इस बार 2024 में एक बजट और आएगा, और फुल एंड फाइनल बजट आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। तो मैं इसी में बता रहा था आपको कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनको इंटरिम रिपोर्टिंग करनी होती है। इंटरिम रिपोर्टिंग मतलब उन्हें साल में 4 बार रिपोर्टिंग करनी होती है। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं ना बच्चों, वो ईयरली तो बनते ही है लेकिन क्वार्टरली भी बनते हैं। साल में 4 बार करोगे तो क्वार्टरली उन्हें रिपोर्टिंग करनी होती है। जैसे तुमने देखा, कभी कभी देखना, कभी कभी क्या, अभी आप देखते हो कि एमसीए की वेबसाइट पे, कुछ बच्चों को पता होगा तो एमसीए की वेबसाइट पे जाकर देखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाकर के, वहां पर पे जो क्या होता है ना, जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनको इंटरिम रिपोर्टिंग के मतलब करनी होती है, उसके रिजल्ट्स डालते हैं हर 3 महीने के, उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट डालते हैं। कभी न्यूज में ऐसा देखना होगा, कभी आप अगर बिजनेस न्यूज देखते हो कि इस कंपनी के अब रिजल्ट्स आ रहे हैं, है ना। जैसे पहला क्वार्टर कौन सा होता है बच्चों, पहला क्वार्टर कौन सा होगा, हाँ, अप्रैल मई जून, है ना, तो उसके रिजल्ट आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा होता है जुलाई अगस्त सितंबर। अभी जैसे ये सितंबर चल रहा है, तो अक्टूबर के अंदर ना हर एक कंपनी के क्या आएंगे, मतलब हर एक कंपनी इन द सेंस जिनके ऊपर इंटरिम रिपोर्टिंग की एप्लीकेबिलिटी होती है, उनके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे। मैं बेसिकली ये बता के आ रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि बजट कितने भी टाइम का हो सकता है, ठीक है ना। 1 साल का हो सकता है, जैसे 6 का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है क्वार्टरली। तो जो बड़ी कंपनीज होती है, लिस्टेड कंपनीज जिनके ऊपर इंटरिम रिपोर्टिंग की एप्लीकेबिलिटी होती है, वो लोग क्या करते हैं, हर 3 महीने में अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिलीज करते हैं। फिर बच्चों उन्हें कंसोलिडेट करते हैं। क्या करते हैं, कंसोलिडेट समझते हो, कंसोलिडेशन समझते हो, कभी आपने शेयर का कंसोलिडेशन और स्प्लिट किया है, इस तरह की एंट्री नहीं डाली आपने कि 1 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर को 10 रुपए का कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी एंट्री डालनी है अपने को। अभी 10 रुपए वाले शेयर को स्प्लिट अप कर दिया और उसको 1 रुपए का बना दिया फेस वैल्यू का, ऐसा नहीं है। पहले तो हमने तो पढ़े, हमने तो इस तरह की एंट्री डाली। चलो छोड़ो, क्या पता हटा दियो सीबीएसई ने। हाँ, तो 2 वर्ड मैंने यूज किए, मतलब मैं एकदम से बहुत ज्यादा ना, तुम सोच रहे होंगे कि भैया हम पढ़ तो बजट रहे हैं लेकिन आप क्या क्या बता रहे हो। मैं उसके जो बच्चों साइड में जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं मैं वो भी आपको बता के चल रहा हूँ, उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है मैं वो भी बता रहा हूँ आपको। मैंने अभी 2 वर्ड्स का यूज किया, एक तो कंसोलिडेशन और एक स्प्लिट अप, ठीक है ना। कंसोलिडेशन का मतलब होता है बच्चों किसी चीज को जोड़ना, इंटीग्रेट करना। हाँ बोलो ना। तो जैसे मैंने बोला आपको कि बड़ी बड़ी जो लिस्टेड कंपनीज होती है वो क्वार्टरली इंटरिम रिपोर्टिंग करती है ना। साल में कितनी बार करेगी, 4 बार। उन्हें क्या फाइनल अपने रिजल्ट नहीं देना होगा पूरे साल का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कंसोलिडेशन करेंगे कि स्प्लिट अप करेंगे, कंसोलिडेशन करेंगे, क्या करेंगे,
कंसोलिडेशन, ठीक है ना। दो चीजें और होती है बच्चों, सुन लो भी, मतलब अलग से बता रहा हूँ, इससे बजट से कोई मतलब नहीं है उसका। कभी कभी आपने शायद अभी आपको अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट मिला क्या? नहीं मिला ना, शायद आपको एक मिल गया। आपको ऐसे बोलेंगे कि वो एक किसी कंपनी की तो बैलेंस शीट निकालनी है आपको, ऐसा कुछ कर, ऐसा कुछ नहीं बोला मतलब। उसके अंदर बैलेंस शीट होगी ना। हाँ, चलो छोड़ो, वो बात अलग है कि भेज दी या क्या करी है, ठीक है ना। वो कितनी मेहनत आपसे कराना चाहते हैं वो उनकी कॉल है, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी ये सुन लो कि उसके अंदर मैं जो बताना चाहता हूँ कि जब भी आप करोगे तो शायद उसमें उस बैलेंस शीट के ऊपर ये लिखा हो सकता है, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कभी ऐसा देखना ध्यान से, या ऐसा लिखा होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। कंसोलिडेटेड का मतलब भी एक और भी मतलब होता है उसका। देखो कंसोलिडेशन का जो मैंने बताया आपको वो तो उस कंटेक्स्ट में मतलब है कि अगर हमने 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलीज किए हैं तो उनको कंसोलिडेट कर रहे हैं, पूरे साल का बना रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के। जैसे रिलायंस है बच्चों, रिलायंस, रिलायंस की छोटी बड़ी लगा करके सब लगभग लगभग 250 से 300 एंटिटीज हैं रिलायंस की, ठीक है ना। बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। एक का तो कल भी एग्जांपल दिया मैंने, तो कल एक्सेंट था, ठीक है। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ये बोलो ना। इधर देखो, रिलायंस की छोटी बड़ी लगा करके कितनी एंटिटीज है, लेकिन रिलायंस पूरा एक ग्रुप है, रिलायंस है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर आते हैं पूरा। तो हर एक कंपनी के अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, हर एक कंपनी के, मतलब जो रिलायंस के बच्चे हैं ना, बच्चे अपने अपने क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। बच्चों जब अपनी अपनी कंपनी के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उन्हें बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं? स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब होता है हमारे है बस, ये इसमें किसी और का इम्पैक्ट नहीं है, मतलब किसी और मतलब हमारे बाप के और भी दूसरे बच्चे हैं ना, तो उनका इम्पैक्ट नहीं है इसमें। लेकिन जब रिलायंस बनाएगी, पूरा रिलायंस ग्रुप अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, तो वो सारे बच्चों की मर्ज करेगा नहीं करेगा, कंसोलिडेट करेगा कि नहीं करेगा, तो उसे बोलते कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एवरेज नहीं निकालना, सबको सम किया जाता है उनको, ठीक है ना, मर्ज किया जाता है बेसिकली सारे स्टेटमेंट्स को, तो उन्हें बोलते हैं क्या, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्टैंड अलोन किसे बोलते हैं? जो किसी एक बच्चे के है ना। और जब सारे बच्चों को मिला करके बाप फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करता है तो कंसोलिडेटेड। अभी कभी आपसे कोई पूछे ना, भूल मत जाना इसको, ऐसे मैं फ्री फंड में नहीं बताया मैंने आपको। कभी कोई पूछे तो बताना कि, या आप भी देखोगे ना जब अकाउंट्स का प्रोजेक्ट बनाओगे तो कहीं पे आपको देखने मिलेगा, तो समझ जाना कि हाँ यार, पता लोगों को पता नहीं पड़ता कि स्टैंड अलोन क्या होता है और कंसोलिडेटेड क्या होता है, ठीक है। मान लिया तुमने रिलायंस की, तुम्हें कहीं पे रिलायंस की कोई एंटिटी की वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल गया आपको, आप सोचोगे पूरे रिलायंस की बस यही बैलेंस शीट है, नहीं यार गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वो जस्ट उसके एक बच्चे की है, रिलायंस की तुम देखो बहुत तगड़ी बैलेंस शीट होगी, ठीक है, तो वो होगी कंसोलिडेटेड। अच्छा, कंसोलिडेशन का मतलब फिर ना, एक तो मैंने इस कंटेक्स्ट में बताया, एक आपको पहले बताया अभी। पहले एक बच्चे के 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट आते हैं मान लिया, अगर वो इंटरिम रिपोर्टिंग करते हैं, तो उस केस में फिर वो चारों को क्या करेंगे, मर्ज अप करेंगे, ठीक है ना, देन क्या बनाएंगे, कंसोलिडेटेड। लेकिन उस कंसोलिडेटेड को बोल क्या रहे, स्टैंड अलोन। वैसे तो देखो टेक्निकली तो कर रहे हैं कंसोलिडेशन, हम चारों को मिलाकर के एक बना रहे हैं, लेकिन है वो उसका क्या, प्रोसेस तो लगा रहे कंसोलिडेशन की, लेकिन वो पूरे ग्रुप के लेवल पे नहीं, केवल उस कंपनी के लेवल पे। लेकिन फिर भी उसके ऊपर क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि वो उसके है ना। देखो जो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, कहाँ पे, इसमें बच्चे के लेवल पे, वो टाइम के बेसिस पे चल रहा है। किसके बेसिस पे चल रहा है? इसी कंपनी का टाइम के बेसिस पे कंसोलिडेशन चल रहा है कि भाई 3-3 महीने के हम क्या कर रहे हैं, मर्ज अप कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं पूरे ग्रुप की बात करूं तो पूरे ग्रुप में टाइम के बेसिस पे नहीं हो रहा है, पूरे ग्रुप में टाइम के बेसिस पे नहीं हो रहा है, वहां पे कंपनीज के बेसिस पे हो रहा है कि सारी कंपनीज के क्या कर रहे हैं, वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है ना। फाइनली अभी इतना ज्यादा हम और ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज मैं अपने टॉपिक से भटक जाऊंगा। रिलायंस के जितने भी सारे सब कुछ है, ठीक है ना, वो सबका, वो बेसिकली जो प्राइवेट कंपनीज में जैसे मान लो उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किए होगे ना, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, वो उनकी एक बैलेंस शीट के अंदर जो असेट साइड में ऐसा आता है, इन्वेस्टमेंट इन दैट कंपनी, वो जो शेयर्स परचेज करके रखते हैं ना, तो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे आएंगे, ठीक है। चलो देखो,
बजट फाइनली एक बार फर्स्ट वाला बुलेट देख लो, बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। बजट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। जो किसमें एक्सप्रेस होते हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स में, मतलब हम लिखते हैं उसमें नंबर्स लिखते हैं ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड में, वो कितना भी हो सकता है टाइम, अब वापस से नहीं भूल रहा हूँ। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, वरना फिर आगे चल रहा हूँ। नहीं है, चलो। बजट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स विद द प्लान्ड वंस एज दे आर एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। मुझे बताओ ये क्या लिखा हुआ है, बोलो। जो बजट है वो किस में हेल्प करता है बच्चों आपको, कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, मतलब कंट्रोलिंग करने में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा, कंट्रोलिंग में। क्यों हेल्प करेगा, बिकॉज बच्चों जब आज के दिन पे आप क्या करके रखोगे कि हमें क्या करना है, हमें आने वाले टाइम में, जैसे लेट सपोज कैश बजट बना रहे हो आप या प्रोडक्शन बजट बना रहे हो, कि इत प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में हमें इतना 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 प्रोडक्शन करना है, तो एक्चुअल में भी तो होएगा ना वो। फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कि ये सोचा था और ये हुआ, और फिर आपके मन में क्या आएगा, वही वाली चीज कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ बोलो ना, क्या होता है वो, अरे नहीं समझा क्या आपको, मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे आप, बोलो ना, मैं तो सुन ही रहा हूँ, सुनाओ ना। बजट किस में हेल्प करता है बच्चों, एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करने में, किससे, प्लान। अच्छा, जो बजट जो होता है, बजट के अंदर जो हम नंबर लिखते हैं, तो बेसिकली उसको मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस बोलूंगा कि प्लान परफॉर्मेंस बोलूंगा, प्लान परफॉर्मेंस, क्योंकि वो एस्टिमेशन है, और हम वो आज सोच रहे किसके बारे में, फ्यूचर के बारे में, कि फ्यूचर में ऐसा होगा, तो वो तो प्लान परफॉर्मेंस है। हाँ बोलो ना, यानी कि स्टैंडर्ड है मेरा, स्टैंडर्ड को मैं बेंचमार्क भी बोल सकता हूँ, और फाइनली एक्चुअल में हम क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो फिर उसको हम क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो जो बजट है, बजट एक टूल है किसका, कंपैरिजन का, किसका, कंपैरिजन का, कि वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, कि हम राइट ट्रैक पे है या नहीं। से सुनो, कोई डाउट तो नहीं है, बिकॉज हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, कंपेयर करेंगे कि ये हमने करना था और ये हम कर बैठे, ठीक है ना। और फिर क्या बस इतना ही छोड़ देंगे क्या कंट्रोलिंग में, क्योंकि डेविएशन आ गए, क्या आ गए, अब ये जो डेविएशन है ये करना था लेकिन इतना ही किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डेविएशन सारे बच्चों को शायद पता है, मैंने कई बार डिस्कस किया है कि डेविएशन दो टाइप के होते हैं। वेरी गुड, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। डेविएशन का मतलब होता है चेंज, इतना करना था इतना ही किया, चेंज तो हुआ है। अब ये चेंज दो तरीके के होते हैं, यानी कि डेविएशन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और, ये कौन सा है, नेगेटिव, क्योंकि ये करना था। पॉजिटिव कब होता है, जब ये करना था ये कर रहे होते, ठीक है ना। अच्छा, नेगेटिव डेविएशन के केस में सारे बच्चों को पता है कि डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, करेक्टिव एक्शन कैसे लेंगे, पूरी टीम को बुलाएंगे। जैसे ये प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं ना, मैं प्रोडक्शन बजट की बात कर रहा हूं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले लोगों को बुलाएंगे, से यस और नो, और उन्हें क्या बोलेंगे बुला करके, क्या बोलेंगे बताना ना, ऐसा क्यों पर हुआ, ऐसे पूछेंगे ना उनसे, उन्हें बुला करके क्या पूछेंगे, सारे बच्चे बोलो, ऐसा क्यों पर हुआ। तुम ऐसा बोलोगे, मैं जानू ना, ए पिटोगे क्या, तुम्हें प्रोडक्शन मैनेजर बनाया है और पूरी टीम लग रही है, क्या यही दिन देखने के लिए तुम्हें सैलरी दे रहे थे हम, कि तुम ऐसा हमारे से जबान लड़ाओगे कि मैं जानू ना, मैं जानू ना। अरे करेक्टिव एक्शन लेने का बताओ भाई, प्रोडक्शन ये करना था और इतना क्यों हुआ, इतना क्यों नहीं हुआ। अब वो रीजनिंग देंगे ना, सर वो क्या हुआ था ना, फ्यूल खत्म हो गया था। क्या खत्म हो गया था, तो मशीनरी रुक गई थी, बुला के लेके आओ। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्यूल लेके आने की, उसे बुला के लेके आओ, है ना। वो आया, वो कह रहे सर इन्होंने मेरे को पहले से रिक्वायरमेंट बताई नहीं थी, ऑन द स्पॉट रिक्वायरमेंट बताई, मैं कैसे अरेंज करता। तो किसकी गलती है, वापस से इन्हीं की गलती है, ठीक है ना। वो बोले कि नहीं नहीं, जो हमारा जो फ्यूल तो खत्म हो गया था लेकिन हमारे पास कोई बैकअप भी नहीं था। अरे लेकिन बैकअप नहीं था, ये कोई रीजनिंग है, बैकअप नहीं था, ठीक है चलो बैकअप नहीं था, लेकिन तुमने टाइम से क्यों नहीं बताया।
फाइनली अब ऐसे करके पूरी टीम से डिस्कस होगा, सबको बुलाया जाएगा, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी और फाइनली एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा कि किसकी गलती की वजह से हुआ है, और उनको हम क्या करेंगे, सिर फोड़ेंगे? नहीं भाई, उनको समझाएंगे या थ्रेट देंगे कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके ऊपर क्या लिया जाएगा बच्चों? एक करेक्टिव एक्शन तो आज ले चुके हैं, पीनल एक्शन लिया जाएगा इस बार आपको बच्चों क्या किया जाएगा? पिनलाइज किया जाएगा, मतलब आपके ऊपर क्या हाँ, आपको पिलाया जाएगा। चलो छोड़ो, तुम्हें समझ में आ गया ना? बस शब्दों में क्या रखा है, भावना को समझो आप। किसका पीनलाइज? बेटा पेनल्टी लगाई जाएगी, मतलब आपके ऊपर, जैसे कोई बच्चे ने, हाँ तो पूछते क्या, पिन चुबाएंगे, तुम ऐसा कुछ भी सोचते हो क्या? तुम्हारे को अगर कोई चीज अगर समझ में नहीं आती भाई पूछ लिया करो, ठीक है ना? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा ना लगे कि मैं अपने आप को ही समझा रहा हूँ, ठीक है? आधे बच्चों को मुझे लगता है कि पता नहीं होगा कि पिनलाइज मैंने क्या बोल दिया, लेकिन फिर भी आपने पूछा नहीं। अच्छा ऐसे, मैं तो तुम बोल रहे थे, मैं तुम्हारी बातें रिपीट कर रहा था। हाँ, यानी कि पीनल एक्शन लिया जाएगा, पनिशमेंट टाइप का दिया जाएगा आपको, जैसे कि आगे से ऐसा हुआ ना तो तुम्हारी सैलरी क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है ना? जितना भी लॉस होगा वो लॉस का एलोकेशन किसके ऊपर होगा? आप ही के ऊपर होगा, जिसकी वजह से होगा ये, मतलब जिसकी वजह से, जिसकी मिस्टेक की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है? तो बजट हेल्प्स इन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। बजट किस में हेल्प करता है बच्चों? कंपैरिजन में हेल्प करता है, किसको? एक्चुअल परफॉर्मेंस को, एक्चुअल रिजल्ट को, विद द प्लान्ड वंस। प्लान्ड वन कौन? जो हमने बजट बनाया, एज दे आर एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, क्योंकि हम बजट के अंदर जो नंबर्स लिखते हैं वो किस में लिखते हैं बच्चों? न्यूमेरिकल टर्म्स में लिखते हैं। से यस और नो? तो उसको कंपेयर करना इजी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ बोलो, आगे क्या बोल रहे हैं? बजट ऑल्सो सर्व्स एज अ कंट्रोल डिवाइस। बता सकते हो ये क्या है? बजट किसका काम करता है? कंट्रोल डिवाइस का काम करता है, एंड यार्डस्टिक। ये एग्जाम में मतलब केस स्टडी में आ सकता है ये पॉइंट, ठीक है ना? केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए वो बोलेगा एक ऐसा बजट बना, सॉरी, एक ऐसा प्लान बताओ जो कंट्रोल डिवाइस का काम करता है, ये यार्डस्टिक का काम करता है। यार्डस्टिक मतलब कोई तो एक मेजरमेंट है ना, कि कोई बेंचमार्क। अरे बजट बेंचमार्क का काम करता है ना, कि इसी को तो कंसीडर करके आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करोगे? कंपेयर करोगे ना, कि ये करना था, ये बेंचमार्क है, ये कंट्रोल डिवाइस के जैसे काम करता है। अरे बच्चों छोड़ो, जाने दो यार। सुनो, मैंने एक प्लान बनाया कि मेरे को नवंबर तक मेरा इतना सिलेबस हो जाना चाहिए, है ना? वो प्लान मैंने आपको नहीं दिखाया, है ना? वो मेरे पास रिटन में है, समझा ना? ठीक है, कि मेरा सिलेबस इतना हो जाना चाहिए नवंबर तक, ठीक है? अच्छा, अब जब नवंबर आ गया तो मैं एक्चुअल में देख रहा हूँ कि मेरा कितना सिलेबस हुआ, ठीक है? लेट सपोज मेरा सिलेबस एक चैप्टर कम हुआ, तो मैं ये जो चैप्टर कम हुआ, मैंने कैसे डिसीजन पास किया? ये किसको देख करके पास किया डिसीजन कि एक चैप्टर कम हुआ? जो पास्ट में मैंने प्लान किया था, जो बजट बनाया था, हाँ बोलो ना, कि इतने टाइम तक इतना सिलेबस हो जाना चाहिए। अच्छा यार, फिर मेरे मन में क्या आएगा? यार ये तो सिलेबस क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, एक खिंचवाओ। ठीक है, सिलेबस क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, तो इसको तो ट्रैक पे लेके आना पड़ेगा। तो एक बात बताओ मुझे, ये जो मैंने बोला कि सिलेबस तो क्या कर रहा है? लैग कर रहा है, इसको तो क्या करना पड़ेगा? अभी ट्रैक पे लेके आना पड़ेगा। तो मेरे को मतलब ये जो बजट है, बजट जो बजट बनाया था, ये कंट्रोल डिवाइस का काम कर रहा है ना? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं अगर अपने ट्रैक से हट जा रहा हूं तो ये मेरे को किस पे लाने में हेल्प कर रहा है? वापस से ट्रैक पे लाने में हेल्प कर रहा है। सेस और नो? तो ये कंट्रोल डिवाइस का काम करता है, या ये यार्डस्टिक होती है। यार्डस्टिक बोले तो बेंचमार्क, कि जो मेरे को हमेशा ये याद दिलाता रहता है। बेंचमार्क मेरा कौन होता है? वो मेरे को ये याद दिलाता रहता है कि बेटा तेरे को ये परफॉर्म करना है, ठीक है ना? ये टारगेट हिट करना है, यार्डस्टिक, ठीक है ना? ये वो मेजरमेंट है, ये वो बेंचमार्क है। अरे आपकी लाइफ में भी तो कुछ बेंचमार्क होंगे ना, कि हमें ये अचीव करना है इतने टाइम में, है ना? हमें अपने अंदर इतनी ग्रोथ करनी है, तो कुछ ना कुछ तो बेंचमार्क हो गए ना। तो वो जो बेंचमार्क है ना, वो आपके लिए कंट्रोल डिवाइस का काम करता है, और ये क्या होता है? बजट होता है। वापस से देखो, बजट ऑल्सो सर्व्स एज अ कंट्रोल डिवाइस। बजट किसका काम करता है?
कंट्रोल डिवाइस का काम करता है, एंड यार्डस्टिक फॉर मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, और ये वो बेंचमार्क होता है, ये वो यार्डस्टिक होती है जिसके अगेंस्ट, जिसको कंसीडर करके आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करोगे बच्चों, मेजर करोगे, और फिर बाद में डिसीजन लोगे कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, लेट सपोज मैंने ये तो बोला कि नवंबर तक मेरा इतना सिलेबस हो जाना चाहिए, लेकिन इतना हुआ है, तो ठीक है, मेरे को वापस से ट्रैक पे आना है। लेकिन ऐसा होता कि मेरा सिलेबस इतना हो जाना चाहिए था, लेकिन इतना हो गया, हाँ, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, आगे से मैं क्या करूंगा, जब भी मैं नेक्स्ट बैच में टारगेट सेट करूंगा, तो मैं यही वाला टारगेट नवंबर तक सेट करूंगा या सितंबर तक ही लेके आऊंगा इसे। बच्चों, जब नेगेटिव डेविएशन होते हैं ना, तो करेक्टिव एक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? लेकिन जब पॉजिटिव डेविएशन होते हैं ना, तो स्टैंडर्ड ही रिवाइज कर देते हैं हम। क्या रिवाइज कर देते हैं? स्टैंडर्ड। क्योंकि यार जब हम कर चुके उसे पहले ही कर चुके, तो अब तो स्टैंडर्ड ही चेंज कर देंगे ना। ठीक है, आगे सम इंपॉर्टेंट बजट्स यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर सेल्स बजट। कुछ इंपॉर्टेंट बजट्स जो होते हैं, जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, जैसे कि सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बजट। रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बजट मतलब ये कुछ नहीं है, ये वो है, आप वो एनपीओ वगैरह पढ़ा क्या आपने अभी तक? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग पढ़ी है आपने? उस हट गया? अच्छा, वो भी हट गया। मैं जो भी पूछता हूँ आप ये बोल देते हो कि हट गया। या ये हमारी क्लास को सिंपल रखने के लिए बोल रहे हो आप कि बस यही बोल दो हट गया, तो ना सवाल होंगे ना जवाब होगा कुछ। तो एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, वहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, तो एक टाइप का यही है, बस ये एस्टिमेशन बेसिस पे, वो एक्चुअल बेसिस पे बनता है वहां पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पढ़ना एक बारी। क्या समझ में आया आपको? एक जो कैश बजट है, वो प्रिपेयर किया जाता है टू एनालाइज द एक्सपेक्टेड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, कि जहाँ पे हम एनालाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ से कितना कितना पैसा हमें आएगा, और कब कब कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा जाएगा, फॉर अ पीरियड, एक टाइम पीरियड के लिए इन एडवांस। किसमें? जैसे बच्चों, अगर मैं अपनी बात करूं, तो जब भी मैं आपका बैच शुरू करता हूं, तो उसी टाइम पे मैं अपना उस साल का क्या बना लेता हूं, बजट बना लेता हूं। ठीक है ना, और उसी के हिसाब से सारी पॉलिसीज वगैरह क्या होती है, फ्रेम होती है। जैसे मान लिया मेरे को कि मैं पहले ही एस्टिमेट कर लेता हूँ कि मेरा कौन कौन सा बैच कब कब क्या होना है, स्टार्ट होना है, और उस बैच से मेरे को कितना कितना कलेक्शन कब कब होएगा, किसके बेसिस पे, कि कौन बच्चे वन टाइम पेमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे और कौन बच्चे इंस्टॉलमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे, और किस किस टाइम पे मेरे को कितना कितना कलेक्शन हो जाएगा। फिर मैं ये देखता हूँ कि मेरी लाइबिलिटी कितनी है, कि मेरे को कितना कितना पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, और उसके हिसाब से होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मंथ में क्या हो रहा होगा, कि मेरे को ऐसा हो रहा होगा कि किसी मंथ में, जिस मंथ में कलेक्शन नहीं होना है, उस मंथ में एक्सपेंसेस तो बराबर से होंगे, तो वो उस मंथ का जो बेसिकली नेट रिजल्ट होगा, वो पॉजिटिव आ रहा होगा कि नेगेटिव आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा। तो मैं पहले से, मेरे को ये तैयारी करके रखनी होगी, बिकॉज बच्चों, अगर आपको आपकी गुडविल मेंटेन करनी है ना, मार्केट के अंदर, तो आपको ये पहले से तैयारी करके रखनी होगी कि इस महीने में आपको कहीं से कलेक्शन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप ये देखो कि आप कैसे मैनेज करोगे। तो मैं से पहले मैनेज करके चलूंगा ना, कि मेरे को यहाँ से कलेक्शन नहीं आएगा, लेकिन उस टाइम पे मैं इसको ऐसे अरेंज करूंगा। हाँ बोलो ना। तो ये बोल रहे हैं कि कैश बजट इसीलिए प्रिपेयर किया जाता है, ताकि आप ये एनालाइज कर सको कि एक्सपेक्टेड इनफ्लो कहाँ कहाँ से कितने होंगे, और आउटफ्लो कैश का कहाँ कहाँ पे होगा, फॉर अ पीरियड इन एडवांस। एडवांस में कर लेते हो आप, कैश इनफ्लो कम्स फ्रॉम सेल्स। कैश इनफ्लो बच्चों किससे आते हैं? क्यों सुजल, सेल से कैसे आते हैं कैश इनफ्लो? कैश इनफ्लो अगर मैं कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश इनफ्लो सेल्स से क्यों आते हैं? कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है? वो तो कैश फ्लो हो गया, आना जाना। कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है? ए रुको 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 रुको, कोई नहीं बताने का। कैश आ रहा है, और आएगा कब? वेरी गुड, यही तो पूछ रहा हूँ। कैश फ्लो एक जनरल टर्म है। कैश फ्लो के दो बच्चे होते हैं,
एक कैश इनफ्लो और एक कैश, अच्छा कैश आउटफ्लो कब होगा पारस? जब हम, वेरी गुड, जब हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे, या हम कोई भी क्या करेंगे, खर्चे करेंगे, कोई असेट्स क्या कर रहे होंगे, इंस्टॉल करा रहे होंगे हम, तब तब क्रेडिटर की क्या कर रहे होंगे, पेमेंट कर रहे होंगे। तो कोई बोल रहे हैं, हाँ वही मतलब कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो सुन लो, कैश इनफ्लो कम्स फ्रॉम सेल्स एंड कैश आउटफ्लो इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस। द नेट कैश पोजीशन, जो नेट कैश पोजीशन होगी, नेट कैश पोजीशन कैसे निकालोगे आप, ए एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यहाँ पे बताना आउटफ्लो माइनस इनफ्लो या कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस कितना पैसा आएगा उसमें से माइनस कितना पैसा जाएगा, तो नेट रिजल्ट निकलेगा। अच्छा ये नेट रिजल्ट अगर पॉजिटिव निकल रहा है तो अच्छा है, और अगर नेगेटिव निकल रहा है तो ए करेक्टिव एक्शन नहीं, मतलब वो अच्छी बात नहीं है वो। अच्छा चलो सुनो, बुरी बात भी कैसे है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर ये जो नेट नेट जो रिजल्ट आता है कैश बजट में, अगर वो नेगेटिव आता है तो ये क्या शो करता है, हाँ कि हमारे खर्चे क्या है और हमारे कलेक्शन क्या है काम, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था अपना, कि किसी मंथ में मेरे को कलेक्शन नहीं होता, तो उसमें मेरे को क्या करके चलना था, पहले ही प्रोविजन बना के चलने होते कि कहां से मेरे को पेमेंट आएगी, ठीक है। ए चल जाना, द नेट कैश पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड सब्ट्रैक्टिंग कैश आउटफ्लो फ्रॉम कैश इनफ्लो। क्या लिखा है, लास्ट वाली लाइन बता तो चुका हूं, जो हाँ, जो नेट कैश फ्लो जो कैश पोजीशन निकलेगी कैन बी डिटरमाइन, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय सब्सट्रैक्टिंग, किसको सब्सट्रैक्ट करके, कैश आउटफ्लो को सब्सट्रैक्ट करेंगे किस में से, फ्रॉम कैश इनफ्लो। ऐसा नहीं है कि वो क्या करेंगे आप कि कैश आउटफ्लो में से कैश इनफ्लो को माइनस कर देंगे, वो कह रहे हैं कि कैश आउटफ्लो को घटाना है किस में से, इनफ्लो में से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट बच्चों प्रोग्राम क्या है, अच्छा एक बात बताओ, जो प्रोग्राम होता है, मान लिया शादी का ही कोई प्रोग्राम है, ठीक है ना, तो मेरे को बताओ कि शादी में बजट नहीं बनाना पड़ेगा क्या, बनाना पड़ेगा क्या, शादी का प्रोसीजर नहीं होता क्या, होता है ना, ये कह रहे हैं पूरी प्लानिंग होती है, ठीक है। अच्छा उसमें उसमें आपकी कुछ, आपके पापा की कुछ पॉलिसीज होती है कि नहीं होती है, जैसे आप बोलते हो कि पापा इसको भी, इन अंकल को भी कार्ड देंगे हम, ठीक है ना, हमारे पापा बोलते हैं नहीं नहीं इनको नहीं देने की, हम तो कुछ पॉलिसी है हमारी, ठीक है ना, किस बेसिस पे हम क्या दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं। हाँ बोलो ना, बात समझ में आ रही है, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा, है ना। जैसे क्या होता है कि बेसिकली क्या क्या छपरी, ऑब्जेक्टिव ना, जैसे चलो भाई साहब ने बताया कि किसी का तो ऑब्जेक्टिव होता है कि चलो ठीक है शादी हो जाए तो वही बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन किसी का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि ठीक है, मतलब जैसे ना जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कुछ नहीं यार, शादी तो कोई बात नहीं, नॉर्मल चीज है कि शादी तो हो रही है, लेकिन जस्ट उन्हें क्या करना है, शो ऑफ करना है, क्या करना है, शो ऑफ करना है। हाँ बोलो ना, अच्छा। और बच्चों यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ मेथड भी होते हैं, क्या होते हैं, मेथड भी होते हैं, कि अगर हम ये वाली, मतलब लेट सपोज अगर हम क्या करेंगे, अगर हम पार्टी देंगे, है ना, तो पार्टी के अंदर जो मेन्यू होगा उसमें जो भी चीजें होगी, है ना, उनको एक स्टैंडर्डाइज तरीके से रखेंगे हम, तो हम ना ये वाला मेथड क्या करेंगे उसमें अप्लाई करेंगे, मतलब बेसिकली समझो ना बच्चों कि देयर आर सो मेनी सप्लायर्स अवेलेबल इन द मार्केट, है ना, जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन उसमें से आप उन्हें आइडेंटिफाई करके एक को सेलेक्ट करोगे, तो एक टाइप से मेथड हो गया। बेसिकली मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, प्रोग्राम के अंदर ना सारे के सारे प्लान्स आते हैं। प्रोग्राम एक क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द स्टैंडिंग प्लान्स एंड सिंगल यूज प्लान्स, उसको जाकर के मतलब उन सबको कंबाइन करके एक प्लान बनता है बड़ा, उसको बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं, प्रोग्राम के अंदर बच्चों पॉलिसीज भी होती है, ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, प्रोसीजर्स भी होते हैं, मेथड्स भी होते हैं, रूल्स भी होते हैं, स्ट्रेटेजी भी होती है, ठीक है ना, और ये बजट भी होता है। इन सबको मिला करके क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है। जैसे बच्चों आपको आपको कोई एक स्कूल बनाना है, क्या बनाना है, मुझे बताओ क्या स्कूल को बनाने के लिए पूरा एक प्रोग्राम नहीं होना चाहिए आपके पास, और उस प्रोग्राम के अंदर क्या सारे के सारे वो नहीं आ जाएंगे, प्लान्स नहीं आ जाएंगे, पॉलिसीज भी आएगी, ऑब्जेक्टिव्स भी, प्रोसीजर्स भी, मेथड्स, रूल्स, स्ट्रेटेजी भी आएगी,
ठीक है ना, और बजट भी आएगा। समझ में आ रहा है? आपको कोई शॉपिंग मॉल बनाना है, क्या बनाना है, क्या वो भी बिल्कुल सिमिलर नहीं है, उसके अंदर हाँ जी, सारी चीजें नहीं आएंगी उसके अंदर भी, बिल्कुल। बस जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम कुछ नहीं है, वो सारे प्लान का एक क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अभी तक हमने इंडिविजुअल इंडिविजुअल पढ़े बच्चों, सारे के सारे प्लान, ठीक है ना। जब उन्हें हम क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं और एक बड़ा प्लान बनता है, तो उसे बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? अभी कभी शादी का कार्ड देखना तो उसमें नीचे लिखा रहता है ना, एज पर प्रोग्राम, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, फिर ये होगा, पूरा एक। हाँ हाँ, तारों की छाँव की बड़ी जल्दी है तेरे को। उसके साथ एक छोटू सा कार्ड भी होता है, वो जो उसके पहले फंक्शन होते हैं, है ना, शादी के पहले, ठीक। हाँ, चलो देखो प्रोग्राम बच्चों, देखना रे, अरे एक बार देखो तो इधर, अरे देखो तो, प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड, ये क्या होता है, क्यों होता है डिटेल्ड, सब चीज तो है इसके अंदर। प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। एक बात बताओ, जब स्ट्रेटेजी को मैं कॉम्प्रिहेंसिव बोल रहा हूँ, इसके अंदर तो स्ट्रेटेजी भी है और उसके बाकी सारे आगे पीछे के भाई बहन भी है सारे, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा, तो ये भी कॉम्प्रिहेंसिव है। तो बोल रहे प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, ऑफ एमआरएस का, किसका, ऑफ एमआरएस। वो बोले तो P फॉर पॉलिसीज, O फॉर ऑब्जेक्टिव, P फॉर प्रोसीजर, M फॉर मेथड, R फॉर रूल्स, S फॉर स्ट्रेटजी, और साथ में क्या भी होता है, इसी का भाई भी होता है, B फॉर बजट भी होता है इसके। इट इज डिजाइन टू गेट सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज। प्रोग्राम क्यों बनाया जाता है मुझे बता दो, ताकि सिस्टमेटिक वर्किंग हो सके, ठीक है ना। अदरवाइज तो अगर ये ऐसा नहीं होगा ना, तो मान ली शादी के कार्यक्रम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो दूल्हा सबसे आगे पहले बोलेगा, पहले जी मांग भरवा दो, बाकी काम बाद में करवाते रहना। तो सिस्टमेटिक वर्किंग होगी या अनसिस्टमेटिक वर्किंग होगी, है ना। जो गेस्ट बुलाए वो भी बोलेंगे, अरे ऐसे कौन करता भाई, भूखे मरवा करके पहले क्या कर रहे हो तुम, कह रहे कि नहीं नहीं पहले हमारा काम करवा दो, उसके बाद फिर तुम देखते रहना, तुम्हारा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम इसलिए बनाया जाता है ताकि क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो सके, सिस्टमेटिक वर्किंग हो सके। प्रोग्राम इन्वॉल्व्स प्लानिंग फॉर फ्यूचर इवेंट्स। प्रोग्राम में हम किसकी प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर इवेंट्स की प्लानिंग करते हैं, एंड एस्टैब्लिशिंग अ सीक्वेंस, और क्या भी एस्टैब्लिश करते हैं, सीक्वेंस, यानी कि प्रोसीजर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रोसीजर की, ऑफ रिक्वायर्ड एक्शन की, क्या क्या एक्शन हमें लेना है। प्रोग्राम कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक प्रोडक्शन प्रोग्राम, ये किसका भी प्रोग्राम हो सकता है, प्रोडक्शन प्रोग्राम हो सकता है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, कि हमें अपने एम्प्लॉइज को कैसे कैसे ट्रेनिंग देनी है, या जो सेल्स प्रमोशन के जो प्रोग्राम है वो कैसे चलाने हैं, तो ये सारी चीजें भी हो सकती है, एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी में हैव अ प्रोग्राम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्री प्रेमाइसिस। ध्यान से सुनना, प्रेमाइसिस इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है, वहां पे प्रेमाइसिस का मीनिंग कुछ और था, यहाँ पे प्रेमाइस का मीनिंग कुछ और है, ठीक है ना। बताओ वहां पे क्या था मीनिंग, जब मैं प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा रहा था, तो प्लानिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप था डेवलपिंग प्रेमाइसिस, तो प्रेमाइसिस का मतलब वहां पे क्या था, अजम्पशंस। यहाँ पे प्रेमाइस का मतलब क्या है, प्रेमाइस का मतलब क्या है, बिल्डिंग, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक प्रोग्राम बना रहे हैं किसके लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री प्रेमाइसिस, हमें एक फैक्ट्री बनानी है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, पूरा एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही बच्चों इस तरह के कुछ जनरल एग्जांपल है, कि जैसे आपको स्कूल बनाना है, एक मॉल बनाना है, इस टाइप से इनका पूरा, हाँ बिल्कुल, तो इनका एक पूरे क्या होता है बच्चों, प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। क्या डेवलप किया जाता है, प्रोग्राम डेवलप किया जाता है। इसी के साथ साथ बच्चों आपका ये चैप्टर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। इस चैप्टर का रिवीजन करते हैं हम कल, कल इसका रिवीजन करेंगे, देन फिर इसका टेस्ट हो जाएगा।